नमस्कार बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी कक्षा 11 का लेसन पढ़ेंगे, जिसमें ये तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, यानी कि आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ। तो आज हम देखते हैं कि जो आंकड़े हमने देखे थे, आंकड़े क्या होते हैं। संख्यात्मक रूप को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो आंकड़े कहलाते हैं। तो उन आंकड़ों को हम एकत्रित कैसे करते हैं, किन विधियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि मद क्या है और समग्र क्या है। जो आंकड़े इंडिविजुअली हम लेते हैं वो मद कही जाती है, और वही जब कलेक्शन टोटल रूप में आते हैं, एग्रीगेट रूप में, तो उसे हम समग्र कहते हैं। यहाँ जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं वो हमने देखा सांख्यिकी इज़ रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या से संबंधित या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले क्रियाकलाप करने वाले मानव समूह से जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वो यहाँ पर मद के रूप में या समग्र रूप में जब हम इकट्ठे करते हैं तो वो आपके आंकड़े यहाँ पर कहे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अब आंकड़ों को इकट्ठा करने का या संकलन करने का हमारे पास क्या तरीका है। ये आंकड़े सीमित भी हो सकते हैं और असीमित भी हो सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप क्षेत्र में रहने वाले लोग या फिर जानवर कितने हैं, और उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड़ पर लगे हुए पत्ते या पानी, तो ये अनगिनत हो सकते हैं। तो यहाँ पर किस विधि द्वारा हम, कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम इनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ हम पहली विधि देखेंगे, सेंसस मेथड, यानी कि संगणना विधि। इसके द्वारा हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अब मान लो ये आंकड़े हैं आपके पास। इन आंकड़ों को हम जब प्रत्येक आंकड़े को हम इकट्ठा करते हैं, प्रत्येक आंकड़े की तरफ हम ध्यान देते हैं और यहाँ हर एक आंकड़े को हम इकट्ठा करते हैं, गिनते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रत्येक आंकड़े को जब हम लेते हैं यहाँ पर, तो उसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, यानी कि सेंसस मेथड के द्वारा हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, संगणना विधि। यहाँ ऐसे क्षेत्रों में ये आंकड़े लिए जाते हैं जो क्षेत्र बहुत बड़े हो, यानी कि अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो बड़ा हो, लेकिन वहाँ पर उस सीमित क्षेत्र में हम जो सीमित लोग रहते हैं उनको हम लेते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में जब हम सीमित लोगों के बारे में गणना करते हैं तो वो सेंसस मेथड, क्योंकि यहाँ चाहे बड़े क्षेत्र में भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इसमें दिक्कतें आती है। तो हम यहाँ, क्योंकि हमें प्रत्येक को यहाँ पर काउंट करना है, तो इस विधि में क्षेत्र मायने नहीं बल्कि उनकी संख्या मायने यहाँ रखती है, कि हम प्रत्येक संख्या को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं या प्रत्येक संख्या की गणना कर रहे हैं, उसे हम अपने अनुसंधान में ले रहे हैं। तो ये सेंसस मेथड कहलाता है, संगणना मेथड। अब देखते हैं इस संगणना मेथड के गुण और दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके फायदे या गुण क्या हैं, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस विधि में परफेक्ट नॉलेज हो जाती है। हम प्रत्येक आंकड़े को यहाँ लेते हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होती है। हमें अनुसंधानकर्ता को पता होता है कि वह किस पर्पस के लिए, क्या उसका उद्देश्य, कैसे डेटा इकट्ठे कर रहा है। उसके इस वजह से फिर ये भरोसेमंद भी होता है। ये बहुत ही भरोसेमंद तरीका है, क्योंकि हमने प्रत्येक जो यहाँ पर जो मद है उसके पास हम गए और प्रत्येक मद को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। फिर यहाँ डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, क्योंकि सबके प्रत्येक अलग अलग जो है मदें हैं, तो अलग अलग उनके विचार या उनके जो उद्देश्य वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे हमें जानकारी मिल सकती है किसको किस कैटेगरी में कैसे रखना। तो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो उनसे जानकारियाँ हमें पूर्ण मिल जाती हैं, और वाइड इन्फॉर्मेशन भी हमें इससे मिलती है। कि हमें ये नहीं कि अनुसंधानकर्ता सिर्फ एक ही जानकारी के लिए लिया है, उसके पास, जैसे हमने पहले कहा कि क्वेश्चनेयर या किसी के द्वारा उसे पूर्ण जानकारी, जब वो एक एक मद को इकट्ठा करेगा तो उसे पूर्ण जानकारी उसके बारे में होगी, उस पर्पज़ के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। अब इसमें दोष क्या हैं? दोष ये है कि ये बहुत, क्योंकि वो प्रत्येक मद से यहाँ पर जो है वो इंटरैक्ट या क्वेश्चनेयर करेगा या उसके पास जाएगा, तो इससे ये काफ़ी खर्चीली हो जाती है।
यह विधि, सेंसस की विधि जो है काफ़ी खर्चीली है, और क्योंकि प्रत्येक मद से डेटा कलेक्ट कर रहा है, प्रत्येक मद जो है वो ले रहा है यहाँ पर, तो उससे ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। उसके बाद अनगिनत, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या, अनगिनत संख्या हो या इतनी ज़्यादा संख्या जो कि काउंट करने में बड़ी मुश्किल हो, तो वहाँ पर इस तरह का मेथड काम नहीं आ पाता। जैसे छोटे देशों में जनसंख्या आप कलेक्ट करो तो वहाँ पर जनसंख्या सीमित, वही बात कि क्षेत्र चाहे कितना असीमित हो, लेकिन आपने वो मदों को इकट्ठा किया है और वो सीमित हैं, तो वहाँ तो विधि कारगर है, समय भी थोड़ा कम लगेगा और एक्सपेंस भी कम होगा। लेकिन असीमित जहाँ पर होगी तो वहाँ पर ये विधि जब बड़ी मुश्किल है और ये फिट नहीं बैठेगी, और इस तरह ये कन्वीनियंट भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं इसके कुछ दोष और गुण हमने पढ़े सेंसस मेथड के। अब हम दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरी विधि आंकड़ों को एकत्रित करने की, वो है आपकी सैंपल विधि या निदर्शन मेथड इसे हम कहते हैं। यहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है, और विस्तृत यानी वहाँ पर जो मद हैं वो भी बहुत ज़्यादा, आप मदों की संख्या देखोगे तो उस वजह से ये अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र हो वहाँ पर सैंपल मेथड या निदर्शन मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है, सुगम मेथड। यहाँ आप देखिए, अगर ये 10 मदें हैं तो 10 में से हमने पूरी ना लेकर कुछ एक को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देखिए, पूरी मदों को ना लेके कुछ मद को ही हमने सेलेक्ट किया है, जिसे हम सैंपल कहते हैं। सैंपल के तौर पे हमने इन्हें कलेक्ट किया है, और ये सैंपल जब हम इसे हम सैम्पलिंग कह देते हैं या निदर्शन कहते हैं। इन मदों को लेकर हम स्टडी करते हैं, अपना अनुसंधान का एरिया जो है वो इस पर फोकस करते हैं, और इससे जो हमें परिणाम मिलते हैं वही हम पूरे समूह के लिए मान लेते हैं। तो इसके गुण यहाँ पर हम देखते हैं अब कि गुण क्या है इसका, कि ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है, और आसान के साथ साथ क्योंकि इसमें फटाफट जल्दी हम कुछ सैंपल से हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, और वो पूरा जो कम्युनिटी या पूरे सभी समग्र के लिए वो अप्लाई हो जाता है। ये लेस एक्सपेंसिव भी है, यानी कि कम खर्चीला भी मेथड है, क्योंकि यहाँ पूरी मदों को, एक एक मद को हम इकट्ठा ना करके कुछ एक मदों से ही हम परिणाम निकाल लेते हैं। और इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग के साथ, लेस एक्सपेंसिव होने के साथ टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। यहाँ कम समय लगता है, कम समय में हम इसे पूर्ण कर सकते हैं, और ये एक टेक्निकली भी एक साइंटिफिक तरीका है जो कि हमें बहुत जल्दी परिणाम देता है, वैज्ञानिक तरीका माना जाता है। और यहाँ रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा विस्तृत जो डेटा है, समग्र क्षेत्र है, उनमें ये क्षेत्रों में ये हमें बहुत भरोसेमंद जानकारियाँ दे देता है, और इससे हमें ये मान लेते हैं कि डिटेल इंक्वायरी हमारी हो गई, क्योंकि जो हमने यहाँ समग्र इकट्ठे किए वो रिप्रेजेंट करते हैं बाकी सभी जो मदें हमने लिए हैं सैंपल के तौर पे, निदर्शन के तौर पे, वो पूरे समग्र एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे हमें ये डिटेल इंक्वायरी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके दोष क्या हैं। इसमें दोष हो सकता है कि ये लैक ऑफ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की इसमें, कि यहाँ पर जो सारे हम जो लेते हैं सैंपल, वो सैंपल ज़रूरी नहीं कि वो सभी को रिप्रेजेंट करें। नॉट गुड फॉर डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि उसमें कई जो है हेट्रोजिनस भी हो सकते हैं यूनिट। सब जो भी मदें हैं उनकी अलग अलग जो उनकी क्वालिटी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, तो इस तरह वो सब पर ज़रूरी नहीं कि लागू हो। ये अनुसंधानकर्ता ने मान लिया कि हमने सैंपल ले लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वास्तविक रूप से वो सभी एक दूसरे से मेल खाती हों। अब अगला है नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें यहाँ अनुसंधानकर्ता जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन या स्पेशलाइज या वाइजली उसे जो है सैंपल कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। जैसे आप फलों में लगाओ, मान लो आपने बेर लिए और 1 किलो बेर में से आप
5-6 बेर आपने चक्कर और ये पता लगा लिया कि सैंपल में बाकी सभी सही हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि उसमें से कुछ बेर कड़वे भी हो सकते हैं और या अलग क्वालिटी के हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है अनुसंधानकर्ता की विवेकपूर्णता पर जो है ये निर्भर करता है। इसी तरह अनुसंधानकर्ता अगर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए तो ये सैंपल गलत भी हो सकते हैं, तो ये मोर बाइस्ड हैं। तो इस तरह इनको हम पूर्णतः जो है इस सैंपल या निर्दर्शन विधि को पूर्णतः हम जो है उसके लिए सूटेबल भी नहीं मान सकते।